जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन बिना किए अगर पेपर में बैठते हो तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आप ये चाहते हो कि अगर आपका नुकसान ना हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिसके अंदर मैं आपके एनसीईआरटी के हिस्ट्री का बुक फर्स्ट भाग 1 और भाग 2 दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलते हैं दोस्तों। इसमें आपका जो प्रथम बुक है ये प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन की जो है बुक है भारतीय इतिहास की। इसके अंदर कुल चैप्टर कितने हैं? 1 से 4 हैं। दूसरा, ये चारों आपका आ रहा है, फिर 5वां और 6वां भी आ रहा है और एक 7वां भी आ रहा है। तो ये कुल 7 चैप्टर अब तक मिड टर्म के एग्जाम में आएंगे। तो इन सातों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको टिक ला देता हूँ केवल एनसीईआरटी के, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ टॉपिक जो पेपर में कई बार आए हैं वो भी, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं होते, जैसे कि ये कृषि प्रौद्योगिकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी किस तरीके से थी, एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे दूसरा, मोहनजोदड़ो एक नियोजित केंद्र था, या फिर क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध कूड़ा स्थल था, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके ये शिल्प उत्पादन केंद्रों की जानकारी किस तरीके से मिलती थी, कहाँ पे फैली हुई थी, इसके काटने लिए क्या बनाए जाते थे, सेल खड़ी और कार्नेलिया। ये दो क्वेश्चन भी करके लेना कि कार्नेलिया क्या हुआ करता था, सेल खड़ी किसे कहते थे, क्योंकि पेपर में सेल खड़ी और कार्नेलिया के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपने यहाँ नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, किस तरीके से आप ये कह सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण से हो गया था। यहाँ टिक लगा लेने के बाद आपको आगे चलते रहना और आपको एक टॉपिक एनसीईआरटी क्वेश्चन दो, कौन कौन सा टिक मारना है। पहला तो क्वेश्चन में 2 टिक मान लीजिएगा, क्वेश्चन में 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 7। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कनिगम का क्या भ्रम था हड़प्पा को लेके, क्योंकि उन्होंने मान लिया थे गंगा नदी किनारे क्या हुई है, हमारे देश की सभ्यता की शुरुआत हुई है। दूसरा, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, इसे इंपॉर्टेंट याद कर लेना। तो ये और पीछे का बाकी चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। बढ़ते हैं चैप्टर सेकंड की ओर। इसके अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले ही है 16 महाजनपद के बारे में। सेम टू सेम लाइन आई थी पेपर के अंदर। ये आरंभिक भारतीय इतिहास की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को अंडरलाइन कर लो और इसी क्वेश्चन बना कर लिख लो। ये पेपर में 4 नंबर में फाइनल में आया हुआ है, फाइनल में आया हुआ क्वेश्चन है 4 नंबर का, कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों माना जाता है। तो ये 6 पॉइंट है, आपको यहाँ तक लिख दोगे, जिसमें 16 महाजनपद के बाद पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 नंबर के लिए प्रिंसिपे कौन थे, ठीक है, और प्रियदर्शी अलग क्यों होते थे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मगध के बारे में, कि 16 महाजनपदों में से सबसे सर्वप्रथम मगध ही क्यों था, इसके क्या कारण थे। तो यहाँ से आप पढ़ लोगे तो उसके कारण भी आपको पता चल जाएगा, बाहर से गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन कि हमें ये मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, ये सब पढ़ लोगे। मूर्तिकला, इंडिका, अर्थशास्त्र, अशोकदा लिखा गया अभिलेख, धर्म के प्रचार, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी से सांस्कृतिक वांडमय आए, इन सभी से क्या करता है, हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और आगे बढ़ते हैं, 3 टॉपिक को टिक लगाने के बाद अगला क्वेश्चन, सरदार या सरदारी किसे कहते हैं, एक टिक लगा दीजिएगा। आगे चलते हैं, और ये रहा, ये तो बता ही दिया आपने, यहाँ हो गया। अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सुन लीजिए। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 टिक मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 टिक मान लो, क्वेश्चन नंबर 5 टिक मान लो। 2, 3, 5 कौन कौन से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। इसे कर लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 6, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इन तीनों कर लोगे, फिर समझ लो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 की ओर दोस्तों, चैप्टर 3 का सबसे पहला टॉपिक जो, इसी को टिक मान लो। इसमें से एमसी क्वेश्चन आपसे बहुत बन सकते हैं कि भारत का संरचनात्मक संस्करण किसने किया था, जिसमें आप बता सकते हो वीएन सुनथांकर जो थे, बहुत ही उन्होंने योजना चलाई, जिसने कुल 13,000 पृष्ठों की खोज की थी, फिर उसको छापा, लिखा, उसके बारे में अध्ययन किया। तो भारत में संरचनात्मक संस्करण, महाभारत की संरचनात्मक संस्करण किसने तय किया था, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर टिक मार लीजिए, ये रहा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में कई बार आया कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आदर्श। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा, विवाह के कितने प्रकार हुआ करते थे, तो ये विवाह के प्रकार है टोटल, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं।
प्राचीन काल में स्त्रियों का गोत्र किस प्रकार से निर्धारित होता था, एक ये पढ़ लीजिएगा। और आगे एक क्वेश्चन टिक लाएंगे कि भारत में 4 वर्ण व्यवस्था थी, उन 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताइए। तो कौन कौन सा आपको पता ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। और दूसरा चंडाल, चंडाल का पढ़ना बहुत ज़रूरी। चंडाल किसे कहते हैं, चंडाल के क्या काम हुआ करते थे, लोग चंडाल से घृणा क्यों करते थे, तो चंडाल पढ़ लोगे, देखो इस पेज पे ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चंडाल को घर में गांव में रहने दिया करते थे, अगर वो आए तो पायल वायल पहन के आते थे ताकि आवाज़ सुन के लोग ये पता कर ले कि चंडाल आ रहा है, ठीक है। यहाँ कर लेने के बाद अब आ जाओ सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन आ सके, सीधा एनसीईआरटी पे आओ, सीधा एनसीईआरटी पे आ गए। अब इसमें टिक मान लो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा नंबर, फर्स्ट, सेकंड, 7th, 8th, 9, इनको टिक लगा लिया। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं चैप्टर 4th की ओर, किसी और चैप्टर 4th की ओर। चैप्टर 4th पे आ गए आप, चैप्टर 4th पे आते ही सबसे पहले आप टिक मारिए यहीं पे, महावीर स्वामी के क्या उपदेश थे, यानी जैन धर्म कहाँ से शुरुआत है, जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके फेमस तीर्थकर कौन थे, पहले कौन थे, 23वें कौन थे, 24वें कौन आए, इनके कौन कौन से इन्होंने प्रचार करवाए, तो इनके बारे में कर लेना है, जैन धर्म के बारे में। अगला आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की खोज किस तरीके से, बौद्ध धर्म का सिद्धार्थ गौतमी के पुत्र थे, फिर उन्होंने कैसे अपनी शिक्षा को बढ़ाया, हर जगह गए और अपने ज्ञान को किस तरीके से बांटा, इसको करने उन्होंने अपनी सूत पीठिकाओं का बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया था। तो बौद्ध धर्म के पढ़ लेना। और बौद्ध धर्म की अनुयायी जो थी, पहली अनुयायी कौन थी, उसकी जो बौद्ध धर्म की जो पहली अनुयायी थी, मतलब जो लेडीज़ थी, जो भिक्षुणी बनी थी, वो खुद उनकी माँ थी। यहाँ तक कर लेने के बाद सबसे यहाँ पर आ जाओ कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे और स्तूप कैसे बनाए जाते थे, स्तूप की रचना क्या होती थी, इसकी रचना क्यों कर रहे थे, और स्तूप की खोज कहाँ हुई थी, ये स्तूप बोला जो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधा आप एनसीईआरटी पे आ जाओ, ये 3 क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद सीधा एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे आ गए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन में आप टिक मारो, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट टिक मार लीजिए, क्वेश्चन में सेकंड टिक मार लीजिए, क्वेश्चन में थर्ड टिक मार लीजिए, क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर टिक मारो 5, क्वेश्चन 5 हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पेपर में आया है 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना है। इसके करने के बाद एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन में आप मैंने खुद से लिख दिया है ये कि सांची क्यों बचाया गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया था। जब अमरावती नष्ट हो गया था फिर सांची के स्तूप क्यों बताया गया, इसका आंसर आपको पीछे मिल जाएगा सांची की बनावट वगैरह संरचना में। तो हमारा एक बुक का तो ये खत्म हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और बात करते हैं हम अपने सेकंड बुक की ओर। कौन सी बुक की ओर दोस्तों, सेकंड बुक की ओर, जो ये है जिसमें से आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं, 4 उसमें से आ रहे हैं और 3 इसमें से आ रहे हैं। तो टोटल हमारे मिड टर्म में 7 चैप्टर आ रहे हैं। तो ये 1 2 3 यानी विजयनगर तक हमारा आ रहा है। तो चलते हैं क्या करके एनसीईआरटी क्वेश्चन की ओर। जो ये चैप्टर है यात्रियों का नज़रिया, इसे जरूर कर लेना। इसमें से बहुत बार कई बार पेपर में अंतर मतलब कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। सीधा और पीछे आ जाओ। इसमें दोस्तों आपको टिक मार लेना है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक, क्वेश्चन नंबर 6 मारो टिक बस। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 ये कर लेना बस इसके अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन चैप्टर आगे, भक्ति सूफी परंपराएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी भक्ति सूफी परंपरा के ऊपर एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, आप सीधा आप एनसीईआरटी क्वेश्चन में आ जाओ। आगे एनसीईआरटी पे जल्दी आओ दौड़ के। आगे समझो, इसके अंदर से आप टिक लगा लीजिए पहले तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th, क्वेश्चन नंबर 1st 5th 6th 7th 8th 9th ये कर लिया बस। और क्वेश्चन नंबर बस ये क्वेश्चन कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के यही है जो रिपीटेड आए हुए हैं बार बार। अब बात लास्ट टॉपिक और बढ़ते हैं जो विजयनगर वाला है। आप जल्दी से पीछे एनसीईआरटी क्वेश्चन की ओर आ जाओ।
इसके अंदर सबसे पहले तो आप टिक मारो क्वेश्चन नंबर 4th 3rd 2nd 3rd 4th लगा लिया टिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टिक मारो 6th, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर टिक मारो 7th, इसके बाद टिक मारो 8th, यानी 2 3 4 6 7 8। इन क्वेश्चन को टिक मारने के बाद आपकी हिस्ट्री के बुक का टॉपिक पूरा मैंने कवर करा दिया कि एनसीईआरटी में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेकर आने ना, तो सबसे पहले आप अपने नोट्स और दूसरा उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। आपको बाहर की बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में आपका क्या जाएगा, कवर हो जाएगा। आई होप आपके वीडियो समझ में आएगा। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।